इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के बारे में हम आए दिन सुर्खियां पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ हेडलाइंस पर बात नहीं करेंगे। इसके बजाय हम डेटा और जमीनी हकीकत का गहराई से विश्लेषण करेंगे ताकि समझ सकें कि वित्तीय अपराधों का बदलता स्वरूप क्या है और ईडी की जांच की असली सच्चाई क्या है। 81,422 करोड़ रुपए। जी हां, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ईडी ने कुल इतनी भारी भरकम रकम की संपत्तियां कुर्की हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि एक ऐसा चौंकाने वाला ऐतिहासिक आंकड़ा है जो ये मांग करता है कि हम इसके पीछे की पूरी कार्यप्रणाली को जरा करीब से समझें। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम ईडी के इस रिकॉर्ड साल पर बात करेंगे, समझेंगे कि गिरफ्तारियां कम और जब्ती ज्यादा क्यों हो रही है, पीड़ितों को उनका पैसा कैसे वापस मिल रहा है, कन्विक्शन रेट का असली सच क्या है, और अंत में इससे जुड़े कानूनी और राजनीतिक विवाद क्या कहते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईडी के इस ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ साल के बारे में और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बयां करते हैं। पिछले सिर्फ 2 सालों का डेटा बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। एजेंसी ने अपने पूरे इतिहास की कुल अभियोजन शिकायतों का 41% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ इन्हीं 2 सालों में दायर किया है। वित्तीय वर्ष 2025 में ये नंबर 457 था, जो 2026 में छलांग मारकर सीधे 812 तक पहुंच गया। ये साफ दिखाता है कि इंटेलिजेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन में किस तरह की तेजी आई है। और ये तेजी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। पिछले साल के मुकाबले तलाशी अभियानों या छापों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 2,892 तक पहुंच गई है। मतलब जमीनी स्तर पर ईडी का एक्शन पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और तेज हो चुका है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो हमें हमारे दूसरे बिंदु पर ले आता है: कम गिरफ्तारियां और अधिक जब्ती। अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तारियों का ट्रेंड देखें तो एक अलग ही विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ एजेंसी का एक्शन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गिरफ्तारियों में लगातार 27% की गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़ा 272 से गिरकर 214 और फिर 156 पर आ गया है ना थोड़ा अजीब? दरअसल ये कोई इत्तेफाक नहीं है। गिरफ्तारियां 27% कम हुई, लेकिन संपत्तियों की जब्ती में 170% का भारी उछाल आया है। ये लक्षित और साक्ष्य आधारित जांच की दिशा में एक जानबूझकर उठाया गया कदम है। अब मुख्य फोकस तुरंत गिरफ्तारी करने पर नहीं, बल्कि अवैध तरीके से कमाए गए धन को सीज करने पर है। ऐसा क्यों हो रहा है? ईडी के निदेशक राहुल नवीन इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि अपराध का तरीका अब बदल चुका है। अब मुख्य चुनौतियां पारंपरिक धोखाधड़ी नहीं, बल्कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, साइबर अपराध, टेरर फाइनेंसिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे मॉडर्न डिजिटल अपराध हैं। और इनसे निपटने के लिए ईडी अब ब्लॉकचेन एनालिटिक्स और अत्याधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। ये हमें हमारे तीसरे विषय पर लाता है। जब इतने अरबों रुपए जब्त हो रहे हैं, तो पीड़ितों को उनकी संपत्ति कैसे वापस मिलती है, ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ पिछले वित्तीय वर्ष में ही एजेंसी ने 32,678 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां असली हकदारों को वापस लौटाई हैं। ये रकम उससे पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। इसमें पीएससीएल पॉन्जी स्कीम जैसे हाई प्रोफाइल मामलों का बहुत बड़ा रोल रहा है, जहां भारी मात्रा में निवेशकों को उनका पैसा वापस मिला। इस पूरी प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी आईबीबीआई ने हाल ही में अपने नियम अपडेट किए हैं। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स सीधे तौर पर इन कुर्क की गई संपत्तियों की बहाली के लिए अर्जी दे सकते हैं। इसका एक बहुत ही व्यवस्थित और पारदर्शी तरीका बन गया है। पहले ईडी संपत्ति कुर्क करती है, फिर प्रोफेशनल पीएमएलए की धारा 8 के तहत फाइल करते हैं, एक अंडरटेकिंग दी जाती है और अंत में विशेष न्यायालय से मंजूरी ली जाती है। ये पूरा स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है ताकि पैसा सही तरीके से असली मालिकों तक पहुंचे और पूरी जवाबदेही बनी रहे। अब आते हैं उस विषय पर जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, 94% कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि दर का असली विरोधाभास। तकनीकी रूप से देखें तो 93.5% का कन्विक्शन रेट बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन असली कहानी डेटा के अंदर छुपी है। पिछले 9 सालों में लगभग 6,000 मामले दर्ज हुए, लेकिन क्या हम जानते हैं कि कितनों में ट्रायल पूरा हुआ? सिर्फ 31 मामलों में। जी हां, ये प्रभावशाली दर दरअसल मामलों के एक बहुत ही छोटे से हिस्से पर ही लागू होती है। इसको अगर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के सामान्य मामलों से कंपेयर करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है।
पीएमएलए मामलों में ट्रायल पूरा होने की दर सिर्फ 0.52% है, जबकि आईपीसी मामलों में ये 10.5% है। ये स्पष्ट करता है कि जटिल वित्तीय जांचों का एक बहुत बड़ा बैकलॉग अभी भी न्यायिक प्रणाली में फंसा हुआ है। इस भारी बैकलॉग और ईडी की लगातार बढ़ती शक्तियों के कारण देश में व्यापक कानूनी और राजनीतिक बहसें छिड़ गई हैं, जो हमें हमारे आखिरी भाग पर ले आता है, कानूनी सीमाएं और विवाद। कानूनी संतुलन बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। अब नियम ये है कि अगर विशेष न्यायालय ने एक बार मामले का संज्ञान ले लिया तो ईडी सीधे पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी नहीं कर सकती। हिरासत में पूछताछ के लिए अब एजेंसी को कोर्ट से औपचारिक अनुमति लेनी ही होगी। ये एक बेहद अहम सुरक्षा उपाय है। सियासी मोर्चे पर भी काफी सरगर्मी है। 14 विपक्षी दलों ने अदालतों में एक याचिका दायर करके दावा किया है कि 2014 के बाद से ईडी जांच के दायरे में आए 95% राजनेता विपक्ष से हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्रोत सामग्री में मौजूद इन दावों को निष्पक्ष रूप से समझना है, जो दिखाते हैं कि यह मुद्दा कितना संवेदनशील हो चुका है। इस राजनीतिक तनाव की स्पष्ट झलक संसदीय बहसों में भी नजर आती है। सत्ताधारी दल के एक मंत्री का ये बयान कि शांत रहें, नहीं तो ईडी आपके घर पहुंच सकती है, वर्तमान राजनीतिक माहौल की गर्माहट को बयां करने के लिए काफी है, जो एजेंसी के संचालन के इर्द गिर्द बना हुआ है। तो अंत में इन सभी आंकड़ों और विवादों को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ ईडी नई तकनीकों के साथ आधुनिक अपराधों पर भारी नकेल कस रही है और रिकॉर्ड संपत्तियां जब्त कर रही है, तो दूसरी तरफ कानूनी अधिकारों की बहस तेज है। ऐसे में भारत आक्रामक वित्तीय प्रवर्तन और जरूरी कानूनी सुरक्षा के बीच का ये मुश्किल संतुलन कैसे बनाए रखेगा? इस सवाल का जवाब ही हमारे आर्थिक और न्यायिक भविष्य की दिशा तय करेगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।